वेलकम टू ई स्कॉलर्स। और आईसीएसई जावा की इस 9th और 10th क्लास की सीरीज़ में हम मोस्टली 9th और 10th क्लास के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा इवन और ऑड नंबर, इवन ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ये सिंपल से टॉपिक्स हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम अपनी प्रोग्रामिंग को शुरू करेंगे। और सिंपल छोटे से चेंजेस होते हैं जो प्रोग्राम में किए जाते हैं, और हमारी प्रोग्रामिंग की जो आउटपुट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है जो मैं भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम है मेरा इवन और ऑड नंबर को लेकर। तो इवन और ऑड नंबर के प्रोग्रामिंग में हमें क्या करना होता है, बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना होता चाहिए कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये पता होगा कि इवन और ऑड नंबर कौन से होते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर इवन्स होते हैं, और जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं वो सारे नंबर ऑड होते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ कंडीशन लगानी है कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम इस चीज़ को चेक करेगा कि इवन और ऑड नंबर क्या है। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट जावा यूटिल पैकेज को अपने इंपोर्ट किया है, क्योंकि मुझे स्कैनर क्लास की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो स्कैनर के लिए मुझे यहाँ पर अपने जावा में यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कर लिया गया है। उसके बाद क्लास है, इवन ऑड के नाम से क्लास बनाई हुई है। फिर मेन मेथड को कॉल किया गया है। यहाँ तक सभी प्रोग्राम्स में सिमिलर होता है, बिल्कुल सेम होता है। तो वो सब यहाँ पर आप लिख लेंगे। इसके बाद क्या वेरिएबल्स की नीड है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक n के नेम से वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर दिया है। और उसके बाद SOPLN के अंदर सबसे पहले स्क्रीन पर एक मैसेज आना चाहिए। क्या मैसेज कि एंटर अ नंबर, कि एक नंबर को एंटर कर दो। जैसे ही SOPLN में वहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर आएगा नंबर एंटर करने के लिए, तो हमें वो नंबर कहाँ सेव कराना है यूज़र से। तो ये हमने एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, SC ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें नंबर लेना है, और वो जो नंबर है वो n नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाना चाहिए। स्कैनर क्लास जिससे हम यूज़र से नंबर ले सकें, और नंबर कहाँ लेंगे वो n के अंदर आ जाना चाहिए। तो ये n = sc.nextInt, यानी इंटीजर टाइप के जो हमारे वेरिएबल्स जो डिजिट्स होती हैं वो किस तरह से स्टोर कराई जाती हैं। तो ये वो पूरा वो मेथड है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर ना हो तो मैं यहाँ पर लिंक डालूंगी, इनपुट कैसे कराया जाता है जावा में। आप वो वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए। बफर रीडर और स्कैनर क्लास से कैसे वैल्यूज़ का इनपुट लिया जाता है, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये n यानी n के अंदर वो नंबर स्टोर हो चुका है जो हमने यूज़र से इनपुट कराया है। उसके बाद हमें कंडीशन लगानी है। यहाँ पर सिंपल नंबर है, बिल्कुल चेक करना है। क्या चेक करना है, इफ़, यानी जो इफ़ n के अंदर जो नंबर आया है यूज़र से mod 2, अगर उसे 2 से मॉड करें। अब देखो ये जो मॉड साइन है वो रिमाइंडर को आउटपुट में लाता है। यानी अगर n = यूज़र ने 10 डाला है और 10 को मैं 2 से मॉड करूँ, यानी 2 से डिवाइड करूँ, तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 2 5 = 10, रिमाइंडर में तो 0 मिलना है। तो यानी 10 mod 2 = 0 होना चाहिए। यानी मॉड जो नंबर है, मॉड का जो साइन है वो हमेशा रिमाइंडर को निकालता है। तो यानी यूज़र ने जो नंबर n के अंदर स्टोर कराया है, अगर हम उसे 2 से मॉड करें तो =2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो SOPLN में क्या आना चाहिए वहाँ पर, इट इज़ इवन नंबर, इट इज़ एन इवन नंबर। एंड और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये ऑड नंबर है तो ये ऑड हो जाना चाहिए। एल्स में डाल दिया गया है system.out.println इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो बस सिर्फ इतनी सी कंडीशन को चेक करेगा। सबसे पहले नंबर एक्सेप्ट करेगा, फिर उसे 2 से मॉड करेगा। 2 से मॉड करने पर अगर उसे 0 मिलेगा तो यहाँ पर मैसेज आएगा इवन नंबर, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैसेज आएगा ऑड नंबर। मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करा देते हैं। कंपाइल कराने के बाद रन करा लेते हैं क्या होता है। मैं नंबर ऑड नंबर डाल रही हूँ 5, इट इज़ एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे प्रोग्राम को देखते हैं जो काफ़ी कुछ ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है। तो इसे मैं कमेंट में डाल रही हूँ, ये हाइड हो जाएगा। और दूसरा प्रोग्राम है मेरे पास प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर को ओपन कर रही हूँ। प्राइम नंबर में क्या करना है, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। पहले प्राइम नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो नंबर जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और या फिर वो खुद नंबर, यानी द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर 1 और इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, जैसे 5 है तो 5 इट इज़ अ प्राइम नंबर, 7 इट इज़ अ प्राइम नंबर, 9 इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर,
बिकॉज उसके फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, 1 है, 3 है, 9 है, तो इस तरह से वो प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो यही कंडीशन हमें चेक करनी है। तो मैंने कहा था स्टार्टिंग का सभी कुछ सेम होता है। अगर हमें स्कैनर क्लास से यूज़र से इनपुट लेना है तो हमें पहले यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो यूटिल पैकेज इंपोर्ट किया, ये सब कुछ यहाँ तक सेम है, बस वेरिएबल डिक्लेरेशन से चेंज हो जाता है। हमें जिसके जैसे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वेरिएबल चाहिए हम यहाँ पर उनको डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर कर लेंगे, इनिशियलाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले एक मैसेज चाहिए डेस्कटॉप पे, SOPLN एंटर अ नंबर, एक नंबर एंटर कर दीजिए। नंबर जो एंटर होना चाहिए फिर वो स्कैनर क्लास का उसमें यूज़ होगा। तो हमने स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया और उस नंबर को n में स्टोर करा लिया, n = sc.next int। यहाँ तक सेम है, बस कुछ चेंज नहीं है। अभी क्या होना है, उसके बाद फॉर लूप लगाया है मैंने। फॉर लूप क्या करेगा कि अगर यूज़र ने एक नंबर एंटर कराया है 5, अभी हमें ये चेक करना है वो नंबर प्राइम है कि नहीं है। तो जब 5 एंटर कराया, फॉर लूप चलेगा i से। i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 1, यानी i जो है 1 से स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर लूप किस तरह से काम करता है, अगर n के अंदर 5 है, यहाँ पर बेसिकली क्या है 5, तो 5 क्या है, यहाँ पर i चेक हो रहा है, i यानी 1 है, तो 5 जो है, यहाँ पर जो 5 है उस यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन चेक हो जाती है कि ये उसका ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो आगे बढ़ो क्या करो, इफ़ n के अंदर जो नंबर है उसे i से मॉड कराओ, यानी i के अंदर जो नंबर डाला गया 1 है, पहला नंबर तो 1 है, तो 1 से मॉड कराएं। तो अगर 0 आता है तो, यानी अगर वो 5 डाला था n में 5 है, 5 को i यानी i मतलब 1, तो 5 को अगर 1 से मॉड कराएं तो 0 आएगा। यस, 5 को 1 से अगर हम डिवाइड करें तो 1 5 जब 5, रिमाइंडर में तो 0 ही आना है। तो अगर 0 आए तो C++, यानी C एक काउंटर वेरिएबल है जो काउंट करने का काम करता है, तो इसके अंदर एक डिजिट स्टोर कर देना, इसको ++ कर देना। ठीक, अब इतना करने के बाद अभी हमारा काम ओवर नहीं हुआ, हमारा लूप यहाँ आ जाएगा। i++, यहाँ पर i में 1 था, अब ++ होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी i के अंदर 2 वैल्यू हो चुकी है। अब यहाँ पर n बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 से चेक करेगा इस वैल्यू को। यस 2, इफ़ n mod 2 किया जाए, i के अंदर 2 आ चुका है और n के अंदर पहले से 5 है, तो अगर 5 को 2 से मॉड किया जाए तो अगर 0 आए तो 0 आने वाला नहीं है, 2 2 4, 1 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ये ऐसा होना नहीं है। अब जब ऐसा नहीं होना तो C++ भी नहीं होना, तो यानी C++ के अंदर अभी केवल एक डिजिट स्टोर हुई है। अगर ऐसा नहीं हो फिर उसके बाद फिर से ये लूप ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन हुई नहीं है हमारी पास आउट, तो तीसरे नंबर पर दोबारा से लूप ऊपर आना है, i++ यहाँ पर 3 हो जाना है। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होनी है, ये 5 है और ये 3 है, वैल्यू मैच हो रही है, उससे छोटा ही है अभी, तो फिर से यही करना है उसे, 5 को 3 से मॉड कराना है। अगर 0 आता है तो यहाँ पर वेरिएबल इंक्रीज करना है, अदरवाइज यहाँ पर काउंटर वेरिएबल में 1 ही वैल्यू रहनी है, तो ऐसा होने वाला नहीं है फिर से। तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा और जब लास्ट नंबर आएगा 5, यहाँ पर इंक्रीज होकर ये i5 बन जाएगा दोबारा से, तो 5 n = 5 और i = 5, 5 को मॉड कराएंगे तो 0 मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ पर काउंटर वेरिएबल के अंदर एक नंबर और ऐड हो जाएगा। तो यानी ये जो 5 नंबर है ये सिर्फ 2 बार ही मॉड कराने पर 0 मिलेगा, एक तो 5 को 5 से मॉड कराने पर और एक 5 को i से यानी 1 से मॉड कराने पर 0 मिलेगा। तो जब 2 ही बार मॉड कराने पर 0 मिलेगा तो C के अंदर 2 बार हमारे 2 नंबर स्टोर हो चुके होंगे, और नीचे हमें कंडीशन लगानी है, इफ़ C = 2, अगर C के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं देन SOPLN में इट इज़ अ प्राइम नंबर और S इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये 2 वैल्यू तभी स्टोर होंगी जब ये नंबर सिर्फ 2 ही बार डिवाइड हो सकता होगा पूरा। अब सपोज करो 4 डाला होगा यूज़र ने, तो 4 डालने पर क्या होगा, 1 से तो वो मॉड हो जाएगा, 1 से तो हर डिजिट चली जाती है, तो 1 से मॉड करेंगे तो उसे 0 मिलेगा, लेकिन जब वो 2 से मॉड करेगा तब भी उसको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर C++ के अंदर एक और वैल्यू बढ़ गई, फिर 3 से मॉड करेगा तो नहीं मिलेगा, फिर 4 से मॉड करेगा तो फिर से 0 मिलेगा। तो C++ के अंदर अब की बार 3 वैल्यूज़ हो गई। तो अगर किसी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो 3 हैं, यानी C = 3 बैठ रहा है, 2 तो नहीं बैठ रहा, तो अगर किसी नंबर के फैक्टर 3 हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ कंडीशन
इफ़ सी इज इक्वल टू 2 नहीं है तो कंडीशन इट इज़ अ प्राइम नंबर नहीं एग्जीक्यूट होगा। नंबर क्या एग्जीक्यूट होगा? इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको लूप चलाना है और लूप के साथ कंडीशन को रखना है। अगर वो कंडीशन चलती है तो वो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज़ वो कंपोजिट नंबर होगा। होप सो प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और उस प्रोग्राम को दोबारा देखिएगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो आप ये प्रोग्राम रन करके देखना। ठीक है, अभी मैं इसको कंपाइल करा रही हूँ। कंपाइल कराने के बाद वहाँ रन कर देते हैं। एंटर अ नंबर, नंबर इज़ 4। पहले यहाँ से क्लियर करा के चलते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। ओके, तो ये क्लास कंपाइल हो गई है और नो सिंटेक्स एरर आ रहा है, तो ये अब आपका प्रोग्राम चल जाएगा। इट इज़ अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ओके, नाउ थर्ड प्रोग्राम होने वाला है इसी से रिलेटेड। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसे जो आता है पैलिंड्रोम नंबर के नाम से। पैलिंड्रोम नंबर में क्या होता है, वो ऐसे नंबर जो बोथ साइड से इक्वल हों, यानी अगर आप उस नंबर को जस्ट लाइक 1 to 1 रखें, हम 1 to 1 को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ें तो भी 1 to 1 होगा, और अगर आप उसे बैक साइड से पढ़ें तो भी वो 1 to 1 होगा। तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो दोनों तरफ से इक्वल, जैसे 131 स्टार्टिंग से पढ़ो लेफ़्ट साइड से तो भी और राइट साइड से तो भी, तो इस तरह के नंबर जो हो जाते हैं वो पैलिंड्रोम नंबर कहलाते हैं। तो ये इवन ही क्लास के नाम से मैंने क्लास बनाई हुई थी, तो सेम ही मैंने क्लास को कॉल कर लिया है और सारा कुछ स्टार्टिंग वाला पैकेज इंपोर्ट करना है और ये मेन मेथड बनाना है, ये सब कुछ वही है, बस थोड़े से चेंजेस होने हैं प्रोग्राम में, वो मैं बता रही हूँ। यहाँ तक आपका नंबर n के अंदर जाकर यूज़र से नंबर स्टोर हो जाएगा। एंटर अ नंबर, नंबर कहाँ जाना है, स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट बनाया है और n नाम के वेरिएबल के अंदर वो नंबर यूज़र से स्टोर हो जाना है। अभी यूज़र से वो नंबर स्टोर होने के बाद हमें क्या करना है, जो n नंबर, जो n में यूज़र ने नंबर डाला है वो हमने t के अंदर शिफ्ट कर दिया है, यानी उसकी एक कॉपी ले ली है t के अंदर। तो इंट t इज इक्वल टू n, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाकर रख ली है कि फिर बाद में हम उस नंबर को मैच कराएंगे। अभी रिवर्स नंबर, यानी अगर हम रिवर्स करें उस नंबर को तो रिवर्स होकर क्या नंबर आने वाला है, तो रिवर्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने 0 डाल दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, वाइल अगर t, यानी ये जो मैंने t के नाम से एक वेरिएबल बनाया था, यहाँ पर ये इंट t के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया था, t इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी t के अंदर जो 0 के इक्वल नहीं है, उसके बाद क्या करना है, d के अंदर वैल्यूज़ को ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब, अगर एक वैल्यू यूज़र ने डाली है 1 to 1, तो पहले हम उसे 10 से मॉड करेंगे। मॉड में जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी, जैसे अभी 1 to 1 को 10 से मॉड किया तो 12 तो आया क्विशेंट और 1 आया उसका रिमाइंडर, है ना, 1 बच जाएगा उसके बाद। तो जो 1 बचेगा वो t के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी d के अंदर मेरी जो ब्रेक होकर वैल्यू आएगी, जो साइड से टूटेगी वैल्यू को तोड़ा जाएगा वहाँ से, तो वो वैल्यू d के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो उसे मॉड 10 करेंगे तो हमारे d के अंदर 1 स्टोर हो गया। अच्छा, रिवर्स वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला हमेशा सेम यही होता है, आप इसको लर्न कर लो। रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी। तो रिवर्स के अंदर क्या जाने वाला है, रिवर्स इज इक्वल टू जो रिवर्स होकर वैल्यू आए उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और उसके अंदर d को प्लस कर दो। यानी अभी रिवर्स के अंदर क्या है, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, 0, और प्लस d के अंदर क्या आया, अभी ब्रेक होकर 1 आया है, तो यहाँ रिवर्स के अंदर क्या आ चुका है, 1। अभी अब रिवर्स के अंदर 1 आ चुका है और t के अंदर जो हमने वैल्यू रखी थी उसे मॉड 10 कराएंगे, जिससे कि उसके अंदर नई वैल्यू स्टोर हो जाए। मॉड 10 करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 कराएंगे, तो डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या बचेगा, 1 to 1 में 12 बच जाएगा अभी t के पास। ठीक है ना, तो 12 बच जाएगा, यानी 1 तो रिवर्स के पास जा चुका है और अभी भी t के पास 12 बचा हुआ है। अब ये लूप फिर से वापस ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद फिर से t के अंदर क्या बचा हुआ, 12 बचा हुआ है, 12 को 10 से मॉड कराएगा। मॉड कराने पर उसको मिलेगा 2,
यहाँ पर मिलेगा उसको 2, डी के अंदर जा चुका होगा। फिर रिवर्स के अंदर पहले से क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, 10 बन जाएगा। और 10 के अंदर डी को प्लस करेगा तो डी के अंदर आया है 2, तो यानी 12 बन जाएगा। ठीक है, तो अभी रिवर्स के अंदर 12 आ चुका है और डी को वापस 10 से डिवाइड कर देंगे तो टी के अंदर क्या है, जो पहली वाली वैल्यू बची थी अब हमारे पास वो बची हुई है, अभी उसे डिवाइड करेंगे, फिर से 10 बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ये लूप हमारा चलता रहेगा और रिवर्स के अंदर साइड से वैल्यूज ब्रेक होकर, पहले तो इसके अंदर 1 स्टोर हुआ था, सेकंड नंबर पर 2 स्टोर हुआ है और जब तीसरी बार लूप चलेगा तो इसके अंदर वापस 1 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से रिवर्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 1 to 1। अभी कंडीशन लगाएंगे, इफ रिवर्स इज इक्वल टू एन, अगर जो रिवर्स के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है वो एन वाली वैल्यू है, यानी एन जो यूजर ने एंटर की थी, यहाँ पर वैल्यू जो एंटर की थी, अगर रिवर्स के अंदर सेम वही वैल्यू स्टोर हुई है जो यूजर ने एन में वैल्यू स्टोर की थी, तब तो ये पैलिंड्रोम नंबर है और अदरवाइज ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो सिंपल सी ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको समझना है ध्यान से। वाइल टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर डी वेरिएबल के अंदर टी को मॉड करें 10 से मॉड करने पर जो वैल्यू आएगी वो डी के अंदर स्टोर होती चली जाएगी। यानी कोई भी नंबर है उसे मॉड करेंगे तो उसका रिमाइंडर वाला नंबर यानी लास्ट वाला नंबर डी के अंदर चला जाएगा और ऐसा हर बार होगा। 121 का पहली बार लूप चलेगा तो 121 से लास्ट नंबर टूटकर यहाँ आ जाएगा 1, फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो 121 से दूसरा नंबर लास्ट सेकंड नंबर कौन सा है 2, तो अब यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1 के पास बन जाएगा 2 यानी 12 हो जाएगा। फिर लास्ट थर्ड नंबर पर जब लूप चलेगा तो थर्ड नंबर यानी कि वो 1 भी ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा। तो ये डी के अंदर फाइनल जो नंबर बनेगा वो 1 to 1 बनेगा। और वो हम नंबर कहाँ स्टोर कराते चल रहे थे, बार बार रिवर्स के अंदर सेव करा रहे थे वो नंबर हम, तो रिवर्स के अंदर 1 to 1 बन जाएगा और फिर हम रिवर्स को उस नंबर से चेक कर देंगे जहाँ से यूज़र ने हमारा वो नंबर एंटर कराया था। तो सिर्फ इतना सा प्रोग्राम है, अगर ये प्रोग्रामिंग आप समझ लेंगे तो फिर उसके बाद पैलिंड्रोम नंबर की आपकी कोडिंग हो जाएगी और आप इसे रन करके देख लेंगे। ये जो चीज़ें, ये जो प्रोग्राम है, अगर ये एक चीज़ कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेंगे तो साइड से नंबर कैसे ब्रेक किए जाते हैं, नंबर को कैसे रिवर्स कराया जाता है, ये सेम ही कोडिंग अप्लाई होती है वहाँ पर। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और इस प्रोग्राम को एक बार हम कंपाइल कराने के बाद रन करके देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। ये एंटर अ नंबर, मैं नंबर को एंटर करा रही हूँ, चलिए 1 to 1 ही डाल के देख लेते हैं। 1 to 1 इट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। कोई और नंबर डाल के ट्राई करके देखना है तो फिर से प्रोग्राम रद्द कर देती हूँ मैं। 120 इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इस तरह से ये प्रोग्रामिंग रन होगी। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके दोबारा से देख लीजिएगा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।